नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना को लेकर के। 290 साल का पिंक सिटी हो चुका है। यहां सवाल एक है कि 9 वर्ग मील में बसा वो खूबसूरत सा शहर जिसमें वास्तु कला का बेजोड़ नमूना हो, ना केवल हिंदुस्तान, दुनिया के मुल्क के रहने वाले लोग उसे देखने के लिए आज भी आते हों। लेकिन क्या हम वास्तव में उसकी वो कद्र कर रहे हैं जिसकी स्थापना को मनाने की बात करें, हम गौरवान्वित महसूस करें कि हम जयपुर वासी हैं? क्या वास्तव में हमें वो हक है जो हम इस शान के साथ कह सकें वी आर पिंक सिटी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस नाते उठता है कि उस वक्त जब संसाधन कम हो, यह कहा जा सकता है कि पॉपुलेशन बड़ी है तो दायरा भी बढ़ेगा, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन संसाधन बढ़े हैं, हमारा विजन बढ़ना चाहिए। उस वक्त जब संसाधन कम हो और एक ऐसा शहर बसा दिया जाए जिसे आज भी लोग देखने के लिए एक मिसाल के रूप में कहा जाए कि जयपुर जाके आए और जयपुर की चौकड़ियां, वहां के दरवाजे, वहां की पॉल, वहां के बरामदे, ये आज भी लोग देखते हैं। बाहर के जयपुर को ऐसा क्या हुआ कि आज कोई ये दावा कर सके, कोई भी सरकारी नुमाइंदा या जिनके कंधों पर जयपुर की बसावट का भार है या इसके विकास का है, जो कह सके कि हमारी इस अमुक कॉलोनी को देखने के लिए किसी को भी आप बुला लीजिए, या हम ये छाप छोड़ सकें कि आधुनिक जयपुर के अंदर एक ऐसी चीज बनाई है, ये नायाब चीज है जिसे देखने के लिए कोई भी आ सकता हो। चले हमारे एजेंडे का हम मजमून आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है चिंता हर किसी को होगी कि जयपुर खूबसूरत बना रहे, जयपुर में वो ऑक्सीजन का भंडार रहे जिसके लिए ग्रीनरी हो, ग्रीन बेल्ट की बात कही जाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के हम इसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि हमारा मुद्दा क्या है। जयपुर एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक पहचान और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में पहचान रखता है। जयपुर 290 साल का हो चुका है। शहर की ऐतिहासिक धरोहरें इस बात की गवाह हैं। 18 नवंबर 1727 को जयपुर को आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बसाया था। जय सिंह का सपना था कि एक ऐसा शहर बसाया जाए जिसकी इमारतें और गलियां करीने से बनी हो, शहर का हर क्षेत्र वहां रहने वाले लोगों की गतिविधियों से पहचाना जाए। इसके लिए उन्होंने वास्तुकार विद्याधर को जिम्मेदारी दी, जिन्होंने जयपुर को वास्तु के हिसाब से बसाया। सबसे पहले गंगा पोल की नींव रखी गई थी। विद्याधर ने 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियां और सूर्य के 7 घोड़ों पर 7 दरवाजे युक्त परकोटा बनवाया। गुलाबी नगर को जिस खूबसूरती के साथ बसाया गया था और जिस सुंदरता और ऐतिहासिकता के कारण शहर को जाना जाता रहा है, वो समय के साथ धुंधली पड़ रही है। परकोटे का पुराना स्वरूप पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बढ़ती आबादी और बेतरतीब विकास ने शहर के पुराने स्वरूप की शक्ल को बिगाड़ कर रख दिया है। मेट्रो के काम से भी पुराने शहर का स्वरूप बिगड़ा है और जो नई कॉलोनियां बसाई गई हैं, वो भी बेतरतीब फैलती गईं। यहां तक कि हाई कोर्ट भी इस बारे में सरकार को फटकार लगा चुका है। सरकारें हालांकि विरासत संरक्षण के दावे करती हों, लेकिन वो खोखले ही साबित होने हैं। शहर का पुराना वैभव लौटाने में सरकार और समाज नाकाम रहे हैं। कवि कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी कविता धरती धोरारी में जयपुर को नगरों की पटरानी बताया है, लेकिन आज ये पटरानी अपनी हाल पर आंसू बहाने को मजबूर है। हीरे की तरह चमकने वाले इस शहर के संरक्षण को अभी भी अगर प्राथमिकता में नहीं रखा गया तो आने वाले समय में इसका वैभव पूरी तरीके से खो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। गुलाबी नगर जयपुर 290 साल का हो चुका है। यानी 290 साल पहले जयपुर के संस्थापक ने, यहाँ के महाराजा ने जयपुर की बड़े ही सुनियोजित तरीके से नींव रखी थी और यही कारण रहा कि हजारों सालों की जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर 290 साल बाद भी देखी जा सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर देशी विदेशी जो सैलानी हैं आकर्षित होकर चले आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, प्रशासन की अनदेखी और सरकारों की अनदेखी के कारण ये खूबसूरत शहर बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा है, क्योंकि ना तो इसकी विरासत को सहज पाए प्रशासन और न ही इनकी जो संस्कार है उनको सहज पाए। स्मार्ट सिटी के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जयपुर शहर कैसे स्मार्ट सिटी बन पाएगा, इस पर भी संशय के बादल मंडाते नजर आ रहे हैं। कि ऐसे में इस चुनौती को प्रशासन कैसे संभल पाता है और कैसे सुधार पाता है और इस परंपरा को कैसे बरकरार रख पाता है, ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है।
सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। तो आपने देखा हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जो लोकेशन जिससे वो बात कर रहे हैं वो सांगानेरी गेट है, और सांगानेरी गेट भी एक उसी 9 वर्ग मील की चौकड़ी का एक हिस्सा है, जहां खूबसूरत गेट, जैसे 7 दरवाजे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजा है। लेकिन उनके पीछे की जो तस्वीर है वो वर्तमान जयपुर को बयां करती है। बेतरतीब ट्रैफिक, अतिक्रमण का भंडार, जगह जगह पे गंदगी, चलते हुए आवारा पशु, ये वो चीजें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि हमें सजो के रखना चाहिए। हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमें लगता है एक ड्यूटी बनती है हमारी कि हम उस विरासत को संजो के रख सकें। बहुत सारे एक इंडिविजुअल अगर उदाहरण के रूप में देखें तो पूर्वज हमारे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, उसको हम रखते हैं कि उसे सजो के रखना चाहिए। वही लगता है कि इस जयपुर के साथ हमें वो व्यवहार करना होगा। बदरंग होता पिंक सिटी, पिंक रंग, हालांकि सरकार कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बहस का मुद्दा यही है कि आखिर पिंक कलर कौन सा वाला है, कौन सा पिंक रंगा जाए। कभी लाल को पिंक बता दिया जाता है, कभी पीच कलर को पिंक बता दिया जाता है, तो डिफरेंट जो चीजें सामने आ रही हैं। खैर चले, हमारे साथ मुकेश भारद्वाज साहब वास्तुशास्त्री और जाने माने ज्योतिषी हमारे साथ हैं, चारू गुप्ता जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, जाने माने कानूनविद पूनम चंद भंडारी साहब हमारे साथ हैं, और 2 ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका सीधा वास्ता नगर निगम के साथ में पड़ा है, जिसमें कह सकता हूं कि जयपुर की बसावट, जयपुर के विकास, जयपुर की सजावट, जयपुर की बनावट, उसमें एक बड़ा रोल इन लोगों का रहा है। अर्चना शर्मा जी और हमारे साथ हैं, जो लंबा एक एक्सपीरियंस नगर निगम का इनको है, और मनीष पारिक साहब जो उप महापौर भी रहे जयपुर के। आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहले चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जयपुर का 290 साल पहले बसाया गया था। आज लोग कहते हैं कि साहब पॉपुलेशन भी बड़ी है, लेकिन उस वक्त के संसाधन, उस वक्त की पॉपुलेशन इतनी थी, शायद जयसिंह द्वितीय ने सोचा भी नहीं होगा कि जयपुर की बसावट जो सपना मैं देख करके चल रहा हूं वो इस तरह से बेतरतीब होगा। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि जयपुर की बसावट, जिसे हम आधुनिक चकाचौंध में ने जकड़ लिया है, कंक्रीट का जंगल जिसे मैं कहना चाहूंगा और बेतरतीब बसावट कहूंगा, कुछ कहा जा सकता है कि आधुनिक जयपुर में ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको देख करके हमारे सैलानी गदगद हों कि वास्तव में इन चीजों को देखा जाना चाहिए। सबसे प्रथम तो मैं जयपुर की आज जो जन्म दिवस है जयपुर का, उसके ऊपर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा ये कि जयपुर को बड़ी दूरदर्शिता के साथ जयसिंह जी ने बसाया, और आज हम देखते हैं कि चाहे उनकी बसावट के कारण, चाहे जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, चाहे इतने बड़े बड़े विभाग हैं, उनको भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। कितने कर्मचारी उनमें बढ़ते गए, कितने लोगों की आने जाने वालों की संख्या बढ़ती गई, चाहे कोर्ट हो, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो, पुराने समय से वो बस चले आ रहे हैं और कहीं उनको हमें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और उनकी बिल्डिंग्स इतनी शानदार हैं कि कहीं उनको एसी की या किसी भी तरह के मतलब किसी भी तरह की जो लाइट की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, उसमें कहीं कमी आने नहीं थी। लेकिन अब जो आधुनिक जयपुर बस रहा है वो केवल एक छोटा रूप लेकर के बस रहा है, और उसमें हमारी दूरदर्शिता, प्लानिंग, नियोजन जो भी कुछ था वो सब खत्म होता जा रहा है। हर आदमी अपने हिसाब से अपने घर को बसा रहा है, वो अपने शहर को नहीं बसा रहा है। आगे से आगे किस तरीके से हर व्यक्ति का भी ये इच्छा हो गई है, किस तरीके से आधा आधा इंच जमीन दबाई जाए, और दूसरी तरफ मूक दर्शक बनके जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या राजनेताओं के कारण आए दिन जो अवैध अतिक्रमण होते हैं, उससे जयपुर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या केवल एक मतलब शहर की एक चार दीवारी के बीच में ही जयपुर रह गया है, और उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो गए हैं उसके अंदर भी, और बड़ी बड़ी जो है हवेलियां अब उसकी खाली होती जा रही है, तो जयपुर अपने मूल स्वरूप को खोता जा रहा है। चलिए भंडारी साहब हमारे साथ हैं। भंडारी साहब, जयपुर के स्वरूप को लेकर के क्या माना जाए? मैं तो एक हम क्या उस वक्त आप में सब में से कोई भी नहीं था जब जयपुर की बसावट हुई होगी, और जो कुछ तस्वीर ऐसी रही है कि चलती हुई बैलगाड़ियां, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी स्मृतियां हैं, वो ही हम केवल बस उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सवाल एक नई पीढ़ी पूछती है कि जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों का एक जब झुंड आता है, तो आप देखें अतिक्रमण के बीच में से भी जाकर के उस जयपुर को निहारने के लिए उन कंगूरों पे चढ़ करके, चाहे रास्ता है नहीं है, वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं वो, और देखते हैं कि कितना खूबसूरत जयपुर था। उस विरासत को हम बचा पा रहे हैं? देखिए, मैं 62 साल का हो गया, तो मैंने वो जयपुर देखा है जब बाहर नहीं बसा था।
इतना खूबसूरत शहर था जिसको गुलाबी नगर के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। पिंक सिटी का मतलब है जयपुर। राजस्थान को ना जानते हो लेकिन पिंक सिटी जयपुर को सब जानते थे। किस तरह से प्रॉपर बसावट थी, यानी मैं कह रहा हूँ अगर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना हो तो 1000-1200 साल की तो उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज ही मैं कह रहा हूँ अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, इनकी ये अतिक्रमण हटें, तो आज भी जयपुर में जहाँ अंदर का सवाल है मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने और बीजेपी ने और खास तौर से वसुंधरा राजे ने बात तो पूरे राजस्थान को और जयपुर को तो बर्बाद कर दिया है। कंक्रीट का जंगल हो गया है। पहले जब इन लोगों में आया था, पहले जिन लोगों ने प्लानिंग की थी इसकी, अब देखिए चारागाह जमीन होती थी, बावड़ी होती थी कि जानवर पानी पी ले, वहां पर चारागाह जमीन गायें चढ़ लेती थी, ग्रीन बेल्ट रहती थी, आमेर देख लो, पहाड़ियां देख लो, सब तरफ मतलब कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो खूबसूरत लगता था, वातावरण बढ़ था, प्रदूषण की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इतना होने के बाद भी प्रदूषण की समस्या नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चारागाह जमीन को बेचना शुरू किया, इकोनॉमिक जोन को इन्होंने बर्बाद करना शुरू किया, और जो अतिक्रमण थड़ियां इन लोगों ने बसाई है, खास तौर से कालीचरण जी का नाम लूंगा मैं तो खास तौर से, और ये खाचरियावास जी, इन दोनों ने तो जयपुर को थड़ियां लगा लगा के बसा करके नाश कच्ची बस्ती बना दिया। मैं बता रहा हूँ पौष कच्ची बस्ती बन गई जयपुर आज तारीख के अंदर। कोई भी आज तारीख में एक ऐसी कॉलोनी आपको नहीं मिलेगी जहां पर कोई आदमी शांति से रह सके, ऐसी एक कॉलोनी मिलेगी। जब 20-20 फुट चौड़ी सड़कों पर 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही है, बिक रही है, जयपुर कहाँ ले आ रहे, जयपुर कहाँ बर्बाद कर रहे हो आप। तो जयपुर के अंदर घुसना भी जयपुर नरक हो रहा है, बता रहा हूँ, ये नरक निगम हो रहा है ये। और वो जयपुर विकास प्राधिकरण नहीं है, जयपुर विनाश प्राधिकरण हो रहा है ये। और सारे तो आपको लगता है कि हम इस विरासत को संजो नहीं पा रहे, हम इसको संवार नहीं सकते, हम मतलब जो उसका हक बनता है जो कद्र का, वो नहीं कर पा रहे हैं। जब तक राजनेता अपनी ईमानदारी से दिल से नहीं चाहेंगे कि जयपुर को कुछ नहीं होता। कोर्ट बहुत कोशिश कर रहा है जी, और कोर्ट की कोशिश करने काफी कुछ बच भी रहे हैं। चले मैं भंडारी साहब आपके पास में लौटूंगा। मैं अभी आपके सवालों का जवाब हमारे साथ में अर्चना जी और मनीष जी बैठे हैं वो देंगे। मैं इससे पहले एक मुकेश भारद्वाज साहब से जानना चाहूंगा, क्योंकि वास्तु का काफी ज्ञान रखते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा मुकेश जी आपसे। मैं कहीं पढ़ रहा था, विद्याधर शास्त्री साहब जब इसका वो पूरा बना रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि यहाँ की जो 9 वर्ग मील में जो बसावट है, क्योंकि उस वक्त का 9 वर्ग मील का शहर बसाना ये कहा जाता था कि 300 साल पहले, पौने 300 साल पहले, कि बहुत बड़ा और एक बेहतरीन शहर बनाया गया है। तो इतनी एक कैपेसिटी होती थी, और ये तो भविष्य की सोचा था कि 25 लाख कभी आबादी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब बड़ी स्थितियां, माफ करेगा, 5 लाख की उनकी सोच थी, तो अब तो आबादी बढ़ती चली गई। क्या वास्तव में कोई फर्क पड़ता है कि उनका यह जिक्र था कि वास्तु के हिसाब से अब तो घरों पर हम ध्यान देने लगे कि पड़ोसी के कुछ भी हो, लेकिन उनका यह मानना था कि उस शहर में अगर कोई भी गली नाली चौकड़ी मोहल्ला बेतरतीब बसावट से अगर बसता है तो उसके एंटी एनर्जी का सामना पूरे उस कस्बे को, उस शहर को करना पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि, और फिर अगर आज जयपुर की बात करें तो वो एनर्जी मिल पा रही है जो आपकी वास्तु के हिसाब से देखी जाती है? देखिए, सबसे मुख्य बात आपने सबसे पहले जो पूछा वो ये है कि एक चीज जब कड़ी बिगड़ती है तो पहले एक चीज अगर आप उसमें से हटाते हैं, जैसे ताश के पत्तों का अगर आप महल बनाते हैं, अगर आप देखेंगे, आपने कभी देखा हो कि एक ताश का पत्ता लगाते हैं और वो एक मीनार खड़ी जाती है, उसमें से कोई एक चीज आप हटाएंगे तो पूरा का पूरा वो ढह जाता है। ऐसे ही ये तिलिस्म की तरीके से, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि उन्होंने, विद्याधर जी ने इसको तैयार किया था, बसाया था, और उसमें आपकी हर वो चीज, एक एक पत्थर का कोई महत्व था, वो यूं ही कुछ नहीं उन्होंने तैयार कर दिया था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हर वो बात, हर वो कुंड, हर वो पानी की जगह, हर वो, इवन आप कह रहे हैं नालियों की बात, मैं तो कहूंगा कि छत से गिरने वाले पानी के जो परनाले हैं, उनसे जो कलेक्टिव पानी है और उसके बाद जो उसका बहाव है कि वो उत्तर की तरफ जाना चाहिए या पश्चिम की तरफ जाना, इसका भी पूरा महत्व कहीं ना कहीं था। और इससे उस शहर की खुशी, उसके धनाढ्य नागरिक, उसका अच्छा स्वास्थ्य, हर एक चीज उससे जुड़ी हुई थी। आज जब हम देखते हैं कि ये इनमें से एक एक चीज आप हटाते चले गए, तो वो उसी क्रम के अंदर आपने उन जो नागरिकों के जीवन, जैसे कि हम घर में कहते हैं सबसे छोटे रूप में, आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो स्वास्थ्य है, आपकी शिक्षा है, सभी जो अंग हैं वो एक एक करके आप ठीक करते चले जाते हैं। शहर का प्रभाव ऐसे ही सभी नागरिकों को पड़ता है, इवन शासन पे भी पड़ता है। आप देखते हैं कि शासन व्यवस्था, अभी भंडारी साहब ने जैसे कहा शासन व्यवस्था खराब
और ये ध्यान नहीं दे रही, वो उसका रिफ्लेक्शन है। मतलब अच्छा वास्तु आपके अच्छे नेता, अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छे लोगों को लेके आएगा, अच्छे जागरूक आपके नागरिक होंगे। अगर वहां से कहीं अगर गड़बड़ा जाएगी चीजें तो वो सारी चीजें गड़बड़ाएंगी। आप उसको आप एक एक करके आप देखेंगे कि सब कुछ खो देंगे हम एक दिन, और एक दिन ये सिर्फ ये यादों में अपनी में रह जाएगा कि एक पिंक सिटी था, एक जयपुर था। जी अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं और जानना चाहूंगा कि पूनम चंद भंडारी साहब ने एक आरोप लगाया है कि जयपुर वॉल सिटी की जो पोजीशन है, जिसे देख करके हमें लगता है कि शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, और बाहर का जो आधुनिक जयपुर जिसको हम नाम देते हैं, एक्सटेंशन जो जयपुर का है, वो बेतरतीब कहा जा सकता है, कंक्रीट का जंगल कहा जा सकता है। आप लोग भी मुझे लगता है कि इससे सहमत होंगे। लेकिन इस जो बसावट जिस पे हम जिक्र कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कोई भी खड़ा करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है राजनीतिक दलों की। बिल्कुल योगेंद्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जयपुर जो कि पूरे विश्व में पिंक सिटी के रूप में प्रसिद्ध है और जिसके परकोटे को सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक स्थापत्य कला थी, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है, उसके अनुरूप इसका निर्माण किया गया था। अभी पूनम चंद भंडारी जी ने भी, चारों जी ने, पंडित जी ने, सबने ये बात कही है कि राजस्थान की जो राजधानी है उसका स्थापत्य कला जो विश्व प्रसिद्ध है, और जिस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था वास्तु के अनुसार था, ताकि यहाँ पर समृद्धि बनी रहे। और जब राजा ने यहाँ निर्माण की सोची थी आमेर को राजधानी के स्थान पर जयपुर में परिवर्तित करने की, तो उसका एक मुख्य कारण था कि चारों तरफ से सदा नीरा बहने वाली नदियां भी थी यहाँ पर, और इसकी बसावट को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार का प्रारूप रखा था उस आज भी देखने को तो मिलता है, लेकिन विलुप्त प्राय सा है। क्योंकि अगर परकोटे में आप जाएंगे तो हर जो कह सकते रास्ता उसका विशेष नाम था, वहाँ उस प्रवृत्ति के लोग जो उस कार्य को करते थे उन्हें बसाया गया था और सारा सिस्टमेटिक रूप से किया गया था। लेकिन शहने जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो परकोटे पर तो भार बढ़ा ही बढ़ा। लेकिन आज भी देखिए आप कि उस समय की सीवर लाइन आज भी वहाँ काम कर रही है। हालांकि 100 लोगों के लिए बनी सीवर लाइन को लाख लोग इस्तेमाल करें, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, उसके बावजूद वहाँ स्थितियाँ कमोबेश अच्छी हैं। लेकिन देखिए समस्या क्या होती है, मैं और मनीष जी दोनों नगर निगम में रहे लगभग 10 वर्षों तक, और हमने ये अनुभव किया, मनीष जी शायद 15 वर्ष रह लिए, तो ऐसे में हमने एक अनुभव किया वहाँ पर कि परकोटे के सौंदर्य को लेकर जो एक निष्ठा होनी चाहिए थी, एक समर्पण होना चाहिए था, चाहे स्थानीय प्रतिनिधियों का हो और या फिर कह सकते हैं कि वहाँ के विधायक और सांसद का होना चाहिए था, या फिर वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी उनका होना चाहिए था, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली। कई बार तो हमें ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता था कि वर्षों पुरानी जो इमारतें हैं वो इतनी ज़्यादा डिलैपिडेटेड थी कि उन्हें गिराया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गिराई जाती। दूसरी इमारतें जो अच्छी अवस्था में, उसके लिए रेनोवेशन के नाम पर पूरा स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है। फसाड वर्क को लेकर भी सबने कहा कि साहब इसका रेनोवेशन होना चाहिए, झूलते तार वहाँ से हटने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई स्थितियां वहां देखने को नहीं मिलती। नगर प्राचीर जो कि विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का, जयपुर का, वो पूरा अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है। लेकिन दुविधा ये रहती है कि राजनीति के मजबूरियों के साथ साथ वो प्रशासनिक अमला जो इन चीज़ों के लिए, इनके सौंदर्य और इनके निरंतरता के लिए जिम्मेदार था, उसने कभी भी अपने कर्तव्य को निभाया नहीं, और इसका परिणाम ये निकला कि राजधानी का ये जो परकोटा है वो इतना विद्रूपित होता गया कि आज अंदर जाकर के देखें तो मुझे लगता है अर्चना जी, यहाँ बात रेस्पॉन्सिबिलिटी की है। वास्तव में क्या ये माना जा सकता है कि राजनीतिक दल, क्योंकि रूलिंग पार्टियां उन्हीं में से किसी की बनती हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है जिसे खोया उन्होंने? देखिए योगेंद्र जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब पंचायत राज की स्थापना की बात हुई, उसके बाद ये निकायों की स्थापना की बात हुई, उसका मूल उद्देश्य था कि स्थानीय स्तर का जो गवर्नेंस है उन लोगों के हाथों में सुपुर्द किया जाए जो स्थानीय लोग हों, और इस चीज़ को समझ सकें कि जिस स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है उसके प्रति वो पूरी तरह से निष्ठावान और समर्पित हो। लेकिन दुविधा ये हुई कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, राजनीतिक पार्टियों के आधार पर चुनाव लड़े गए, और जिन लोगों को अवसर मिला उन लोगों ने उस अवसर में अपने आप को स्टेट्समैन साबित करने की जगह राजनीतिक निष्ठाओं के प्रति उनका समर्पण रहा, और शायद नियोजन को तो उन्होंने गौण समझा और दूसरे कामों में उनकी ज्यादा संलिप्तता रही। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं कहने में किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति रहा हो। यदि किसी को स्थानीय निकाय का पार्षद बनने का अवसर मिला हो या उसके अंदर महापौर बनने का भी अवसर मिला हो, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो इस चीज के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे। मनीष जी मेरे पास बैठे, मुझे ध्यान है जब मैं और मनीष जी तीसरे बोर्ड की बात है नगर निगम के, तीसरे या चौथे बोर्ड की बात है इनफैक्ट, तब आपको ध्यान होगा मनीष जी कि हम सब ने मिलकर के एक आइडिया कंसीव किया था, जिसको डिप्टी मेयर के नाते आपने भी उसको एक्ट बनाने का प्रयास किया कि 1970 के बायलॉज को अमेंड किया जाए, ताकि परकोटे का जो स्वरूप है उसमें जो भी चेंजेस करने उसकी नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके।
आपको ध्यान होगा जितनी दुकानें, सब गैराज थे उस समय, कोई भी दुकान नहीं थी, कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। लेकिन जब हम लोग पैदा ही नहीं, उससे पहले से सारी स्थितियां बनी कि वहां पर दुकानें संचालित हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज है। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम यूनेस्को के द्वारा कई साइट्स का कंजर्वेशन भी करते हैं, यूएनडीपी के भी हम सहयोगी हैं और उससे बहुत सारी मदद भी लेते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि विदेशों में भी गए देखने के लिए कि अर्बन गवर्नेंस कैसे की जाती है। खुद मैं यूएनडीपी ट्यूजी की पार्टनरशिप के प्रोग्राम में मलेशिया गई थी, वहां जाकर के हमने महसूस किया कि जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद इस चीज को शिद्दत से महसूस नहीं, भंडारी साहब का वही सवाल था। तब तक ये चलिए मनीष जी आपके पास में आऊंगा। बोर्ड में ज्यादातर वक्त आप लोगों का कब्जा रहा है, मैक्सिमम टाइम पे आपका कब्जा रहा है, और स्थिति यह है कि आज कह सकते हैं दावे के साथ है कि जयपुर के साथ चुनी ही जो सरकारें हो, बोर्ड हो, उन्होंने न्याय किया है। नहीं, इसमें तो बड़ी बात यह है योगेश जी की जो मास्टर प्लान है उसका चरित्र दूसरे प्रकार का है और जयपुर का जो नगर निर्माण है उसका चरित्र दूसरे प्रकार का है। अब सब जगह देखेंगे सेटबैक प्रोसीजर होता है, यहाँ पे सेटबैक होता ही नहीं है। यहाँ पे नीचे दुकान ऊपर मकान का सिद्धांत है, वहां पे होता ही नहीं है। वो मास्टर प्लान में दुश्मन है वो, और जयपुर में वो दोस्त है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो चरित्र है जयपुर का नगर का और जो बाहर का एरिया है वो जो इकोलॉजिकल जोन, जैसे अभी इन्होंने भंडारी जी ने कहा, तो नाहरगढ़ का इलाका अभी भी इकोलॉजिकल जोन में बना हुआ है। जगतपुरा के जंगल थे वो कटे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो झारखंड महादेव जहां था वहां जंगल अभी भी बने हुए हैं। तो कुल मिला के कई चीजों की बात है जो सेटबैक होता ही नहीं है। चरपेटे के पास मकान होता है, एक की सिड्डी दूसरे मकान में जा रही है, अब वहां पे आप सेटबैक की बातें करेंगे तो मुसीबत होगी। इसी चीज का फायदा ऑफिसर्स ने उठाया और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई सरकार पहले कांग्रेस पार्टी की ज्यादा समय रही, उन्होंने इसके साथ अलग से जो विचार करना चाहिए था, कोई प्राचीनता का कि गौरव इतिहास का या कोई आप कहेंगे हेरिटेज का। चलिए आज 1947 के बाद, आजादी के बाद ये मान रहे हैं आप कि जो बेतरतीब बसावट है या कहें कि जयपुर का जो स्वरूप बदला है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? सीधे सीधे मैंने ये चाहा कि उस ये जिम्मेदार की बात नहीं, लेकिन उस समय इसकी आवश्यकता महसूस सब करेंगे। क्योंकि क्या है कि जहां पे चरपेटा है तो या सेटबैक होता ही नहीं है या एक ढालिया चलता है, वहां पे आपने मनीष जी बसावट तो निश्चित रूप से है कि बिल्कुल एकदम 90 एंगल पे आपको यहाँ पे कोने कटे हुए मिलेंगे, 90 डिग्री पे। मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, उनका साफ कहना है कि एक पत्थर उसमें कंगूरे जो बनते हैं वो, या दरवाजा उसका शेप, ये कहीं ना कहीं एक एक चीज को विद्याधर शास्त्री साहब ने बड़े अंदाज तरीके से और अपने उससे किया था उन्होंने कि इनका साइंटिफिक रीजन था उसका, ऐसा नहीं था। आप कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं, चले कांग्रेस की सरकार तो आपने मास्टर प्लान जो बनाया था ना, इसका अलग से बनना चाहिए था, ये कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि दो तरह से हो सकता है। आज जो आप बता रहे हो कि तो सेटबैक है ना, वहां के चरपेटे को भी आप मनीष जी चरपेटे को भी देखेंगे, हर मकान में सेटबैक है। गंदी गली क्या होती है फिर? मैं ये कहना चाहता हूं गंदी गली का कंसेप्ट कॉलोनी में होता ही नहीं है, वहां है ही गंदी गली जो कम्युनिटी स्पेस बोलते हो जिसको आप। तो अल्टीमेटली आप समझिए, मेरी बात सुनिए, इतने विरोध गंदी तो रहने से हो गई, गलियां आवश्यकता लगा रहा हूं, कौन ने क्या गलती करी वो अलग बात है। मनीष जी एक मिनट, कोई ऐसी बहस का मुद्दा नहीं है, एक प्रश्न है मेरा आपसे। नहीं, अलग तरह से बिल्कुल। तो आपने क्या आक्षेप भी लगा दिया कांग्रेस की सरकार समय रही, लेकिन सुनिए मेरी बात, लेकिन नगर निगम बनने के बाद से तो मतलब ये सीधे हुए नहीं कह पा रहे हैं, हमने कंपाउंडिंग बायलॉज अलग से नहीं बना सकते, पावर ही नहीं है, आप समझिए। तो फिर आपने क्यों बनाने का प्रयास किया? परकोटे में नहीं बना सकते आप, समझिए। तो आपकी सरकार, देखिए योगेंद्र जी, आपको पता है जेडीए के लिए कंपाउंडिंग बायलॉज अलग है और नगर निगम इलाके के लिए अलग है, आप समझ रहे हैं? वही फितरत अगर आप मास्टर प्लान में रख लेते तो कोई बायलॉज ही नहीं, आप तो जेडीए के साथ अनुसरण करते हो। मैं आप लोगों का दोनों का कद माफ करेगा एक बार भंडारी साहब, आप दोनों उस कद के व्यक्ति हमारे बीच बैठे हुए हैं जिनका निगम की चौखट में मैं उसके दायरे में नहीं सीमित रख रहा हूं। आप लोगों का एक विजन है, आप लोगों ने बड़ी नजदीक से जयपुर को देखा है, आप लोगों का एक एक्सटेंशन टाइम माफ करेगा, एक इस तरह का आप लोगों ने विस्तार जयपुर का सोचना चाहिए कि हो। हम केवल ये नहीं है कि आप पार्षद या डिप्टी मेयर या लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं निगम में, वो नहीं है। एक पार्टी के जिम्मेदार वर्कर हैं आप, और आप लोगों का कद हमारी नजर में हो कि जयपुर से जुड़ी समस्या पर आप लोगों को, चाहे जीडीए का मैटर हो, चाहे गवर्नमेंट के स्तर का मैटर हो, जिसमें जवाब देना चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं जयपुर के स्थापना से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक चीजें हमने आपको दिखाई थी, उसके साथ ही लेकिन दूसरा जो एक पक्ष इसका है, दूसरा पहलू जो इसका एक कड़वा सच जो है, क्या वास्तव में इस विरासत को हम संभाल पा रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं मनीष पारिक साहब के पास में था, जो जयपुर के पूर्व महापौर और एक जिम्मेदार नेता हैं भाजपा के। पारिक साहब, आपके पास में आया था, मेरा तो सीधा से एक सवाल है, मेरा नहीं है, एक आम किसी भी व्यक्ति का जो हमारा दर्शक होगा वो देख रहा होगा, वो एक सवाल चाह रहा है आपसे, क्या वास्तव में इस विरासत को हम बचा पा रहे हैं, इसको सजो पा रहे हैं? नहीं, आप देखिए, गुलाबी कलर को हमने बचाया है, हमने जो इसकी स्थापत्य कला है उसको यथावत रखा है। और आप देखेंगे आमेर विकास प्राधिकरण हो, चाहे जेडीओ हो, चाहे नगर निगम हो, निरंतर वहां पे परकोटे का निर्माण कार्य, उनकी मेंटेनेंस है, वो भी चलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो सब चीजें तो आज भी पन्ना मीना की बावड़ी हमने सौंदर्यीकरण किया है, और जो भी कोई बात है घाट की गुणी को भी हमने ठीक रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु ये तो सब हो ही रहा है। बड़ी बात ये है, जो वहां पे रिहायश जितनी आसान थी, जितनी कम ट्रैफिक था, उसके कारण लोग आराम से, चैन से, प्रदूषण रहित वातावरण में रहते थे, वो हमारी आबादी बढ़ने के कारण मुसीबत में पड़ गया है। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से मैं। लेकिन अभी मेट्रो सिटी के जमाने में अपन ये बात करें कि ट्रैफिक कम हो, उसकी बात है, एक दिन की 60,000। दूसरा पहलू हम आए थे यहाँ पे, क्यों समय का अभाव है, बहुत सारे लोगों के व्यूज हम आपको सुना नहीं सकते। जब मैं आया था, कुछ लोगों से हमने बात की, हमारे सहयोगी ने जब वहां बात की थी, तो उनका साफ कहना था कि चलिए वॉल सिटी के लिए एक ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन सरकारें तो हमारी नियम कायदे तो बना सकते हैं कि इस ट्रैफिक को रोकने के लिए वॉल सिटी में चलेगा क्या, एक बात। दूसरा, क्या जयपुर के बाहर आप लोगों ने व्यवस्थित कर दिया उस ट्रैफिक को? वहां एक्सटेंशन जो आपने जयपुर का किया है, उसमें तो कम से कम ये मान के चल सकते हैं कि वहां व्यवस्था दुरुस्त हो। वहां भी आप सहमत हैं कि वहां वास्तव में ऐसा कुछ हुआ जिसको देख करके हम बिल्कुल शान के साथ कह सके, आजाद भारत में कम से कम निवासियों को हमने ये तोहफा दिया, 250 साल 300 साल पहले जिन लोगों ने किया था, उन लोगों की सोच को हमने आगे बढ़ाया। ये तो आप लोग दावा ठोक सकते हैं? आप हैं अर्चना जी, एक किया आप लोगों ने ऐसा? नहीं, ये बात आप देखिए योगेंद्र जी, वन वे ट्रैफिक और नो वे ट्रैफिक, मतलब नो एंट्री, इन दो के सिवा ट्रैफिक में कुछ भी ज्यादा नहीं किया जा सकता है। जो शहर में लोग रहते हैं जहां पर, वहां पर आप अगर वन वे करते हैं तो अब चौड़े रास्ते वालों को एक तरफ जाना पड़ेगा, तो उधर हल्दियों के रास्ते में जाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो और सड़कें हैं, जैसे आपने एमआई रोड को वन वे कर सकते हैं आप, लेकिन जो शहर की गलियां उनको नहीं कर सकते। अब सोडाला की साइड जाने के वाले ट्रैफिक में ऊपर वो बना लिया है, जिसके कारण सबवे बना है, उसके कारण फर्क पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, कहीं अंडरपास बनता है, कहीं पुलिया बनती है, तो ये जो प्रयोग है उसके कारण व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर उसको स्थापत्य कला के हिसाब से आप देखेंगे तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मास्टर प्लान के हिसाब से ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मास्टर प्लान है क्या? मास्टर प्लान से मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जयपुर की बसावट हो रही है। प्लान है क्या, मुझे बताइए। एक जी, दोनों अलग अलग है। अब आप क्या ऐसे कर रहे हो जैसे सरकार को डिपेंड करना पड़ रहा हो, यहाँ की बात हो रही है। चलिए मैं मनीष जी, अर्चना जी, आप मनीष जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है, मेरा छोटा सा सवाल और आपसे, अवैध निर्माण हो रहा है, रुकना चाहिए। सर मैं ये बात कह रहा हूँ, सर मनीष जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तो मास्टर प्लान, दूसरा बिल्डिंग बायलॉज जो आप लोग बनाते हैं, क्या वास्तव में उन्हीं की रक्षा हो पा रही है क्या? आप तो उन्हीं को बताओ कि मेंटेन कर पा रहे हैं क्या? बिल्डिंग छोड़िए, जयपुर को छोड़िए, बायलॉज जो बना करके रख दिया आप लोगों ने, उनको भी मेंटेन कर पाए? नहीं, ये पक्की बात है कि उसके अनुसार नहीं हुआ। अगर उसके अनुसार हो जाता तो निश्चित तौर पर कमर्शियल गतिविधियां वहां नहीं होती। मैं आपको ये बात बताना, ये जिम्मेदारी किसकी है? मान रहे हैं आप लोग जिम्मेदारी हमारी, हम लोगों ने गलत किया? अरे अभी है ना वो, तो अब हमने कोई पहले से थोड़ी 40-60 वर्ष। मनीष जी मेरा सिर्फ यह है कि इसके लिए चुनी सरकारें जिम्मेदार मानते हैं आप? ये नहीं, निश्चित तौर पर मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि दो बातें हैं। जो लोग जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान, मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूं, पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाए तो फिर ठीक है। मनीष जी हम जयपुर को तो 18 नवंबर 1727 को बसा हुआ मान लेते हैं, लेकिन इसके एक्सटेंशन किसी कॉलोनी का नहीं। आजकल तो मकान जिसका होता है वो अपने मकान का 1 साल 2 साल 5 साल होता है तो दीपक जला के खुशी मना लेता है। पहले जयपुर के लिए वास्तव में पटाखे फूटते हैं जब 18 नवंबर लोग आए हैं। चले मैं, लेकिन मेरी बात लोकल लोग नहीं है, मैं तो आते हैं। आपने जो बात कही कि बिल्डिंग बायलॉज की जो बात कही है, आपने कहा कि मैं पूरी तरह से इसे खारिज नहीं कर सकता हूं, तो सर आप इस पे ठप्पा लगा रहे हैं कि बिल्कुल संतुष्ट हैं आप जयपुर की बसावट बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार? मेरा वही तो सवाल है कि बिल्डिंग बायलॉज को नहीं बचाया आप लोगों ने। वो जो गृह निर्माण समितियां जो कृषि भूमि को कन्वर्ट करके कॉलोनियां काटती है, उसके विषय पर बात दूसरी है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जो नए
नए लोग आ रहे हैं जिनको रहने को रिहाइश को मकान चाहिए, हर अफसर का मकान जयपुर में होता है, क्यों? क्योंकि वो महानगर है, वो माइक ले लीजिए पहले। अर्चना जी आप बोलिए अब। देखिए योगेंद्र जी, हम आज जो चर्चा करें गैर राजनीतिक हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जयपुर की बेहतरी की बात करेंगे। आपने राजनीति की शुरू कर दी, कांग्रेस पे दोषारोपण कर दिया। मनीष जी एक मिनट, हमारी थी, लेकिन 81 में जब बाढ़ आई तो किसने खातेदारियां खोली नाले नदी में? किसने मानिशा नाले को इस तरह से अतिक्रमण की चपेट में ला कर दिया? उस समय आपका शासन था, कमोबेश ज्यादातर समय आप भी बहुमत में रहे नगर निगम। हालांकि मुझे आक्षेप नहीं लगाना, सबसे बड़ी विडंबना ये हुई, नहीं कैसे नहीं हुई, मानिशा का नाला जिसे 1200 करोड़ रुपए आप लगाना चाह रहे हो, उस नाले को आपने अतिक्रमण की भेंट चढ़ाया। और जिस नगर निगम की जिम्मेदारी थी नदी नालों के रेस्टोरेशन की, उस नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण पर डाल करके और स्वीकृति की। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ योगेंद्र जी, कि जब हम नगर निगम में थे 3 बार एक में प्रस्ताव लेकर आई अगेंस्ट, यानी सरकार जो जाती थी या नगर निगम जो जाता था उसके खिलाफ 3 बार यदि प्रस्ताव आता है तो अल्टीमेटली उस टेन्योर में दोबारा नहीं आ सकता। तो उसकी परिणति ये हुई कि रामलीला जो मैदान था वहाँ पार्किंग का जो प्रोजेक्ट था वो वहां पर गिर गया। और जब वो गिर गया तो हमें ये खुशी हुई कि कम से कम हमने जयपुर नगर निगम के जितने, और आप मेरे साथ थे, मैं यही कह रही हूँ, हमें इसलिए कहा ना कि हमें इसलिए खुशी हुई कि हम नगर निगम के जो साथी थे उन लोगों ने जयपुर का वो जो फेफड़ा जिसे कहा जा सकता है, परकोटे के भीतर और बाहर के बीच का जो रास्ता है उसको हमने बचाया। लेकिन विडंबना देखिए कि उस टेन्योर के समाप्त होने के बाद नगर निगम का पुनर्गठन हुआ 5वें बोर्ड में, तो सबसे पहला प्रस्ताव उस पार्किंग को लेकर आया। यानी हमारा विजन पास तो नहीं हुआ या नहीं हुआ, आए तो आया ना, और पार्किंग का प्रस्ताव तो आ ही गया। अब रामनिवास गार्डन में पार्किंग, अरे मनीष जी ये मत करो आप, बीच में कोई नगर निगम बहस नहीं, जब मैं एक वास्तविक बात बता रही। उसी प्रकार से मानिशा नाले को लेकर के जो अतिक्रमण हुए, मैंने एक निंदा प्रस्ताव रखा, हालांकि मैं अकेली पड़ गई उसमें, लेकिन दुविधा देखिए कि तत्कालीन महापौर और जो लोग थे जो मेरा साथ दे रहे थे उनके भी मुंह बंद थे, क्योंकि कोई भी इस चीज का खुलासा नहीं करना चाहता था कि कौन वो लोग जिम्मेदार थे जिनके कारण मानिशा नाला नाली में परिवर्तित हो गया, जिसे कि हम द्रव्यवती जीवन धारा कहते थे। तो देखिए ये मुख्य मुद्दे। अब रही मास्टर प्लान की बात, मनीष जी कह रहे थे मास्टर प्लान, तो किसी नगर निगम के पार्षद को जानकारी नहीं मास्टर प्लान क्या होता है, कैसा उसका स्वरूप होता है। उसका कारण ये है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा हस्तक्षेप रहता है और टाउन प्लानिंग का काम सबसे ज्यादा वहीं होता है। लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का और नगर निगम का कोई तारतम्य हमने नहीं देखा 10 साल के अपने इस टेन्योर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्मार्ट सिटी का विजन लेकर के आज यहाँ पर आए हैं, उस स्मार्ट सिटी की नोडल एजेंसी या स्पेशल पर्पस व्हीकल तो नगर निगम के ऑफिस में चलता है, जहाँ के अधिकारी उसके जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो नगर निगम की भी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त जा रहे एडलेड, जहां जाकर देखेंगे स्मार्ट सिटी कैसे बनती है। जब आदमी जिसकी जिम्मेदारी ने स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन की, वो तो विदेश जाके सीख रहा है स्मार्ट सिटी क्या होती है, और जो नगर निगम की बर्बादी के जिम्मेदार अधिकारी है वो लोग स्मार्ट सिटी का स्पेशल पर्पस व्हीकल चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए 600 एकड़ का क्षेत्रफल डेवलप करना है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और उसमें आपको कंसल्टेंट जो फर्म थी उसको कुछ पैसा भी देना था, जिसमें 50 करोड़ की कंसल्टेंसी थी। लेकिन आपके बस की बात नहीं थी तो 100 एकड़ कर दिया, तो यानी 8 करोड़ का पेमेंट होना चाहिए, 50 करोड़ उसको दी। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, अधिकारियों की मिलीभगत, जनप्रतिनिधि का मौन जयपुर की बर्बादी का मुख्य कारण। चलिए स्वीकार करते हैं आप लोगों की जयपुर में बहुत सारी चेंजेस जिस तरह के रहे हैं। मैं भारद्वाज साहब आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा। हम चिंता जता रहे हैं जयपुर की, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जयपुर का विकास, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, स्मार्ट सिटी 2 कदम भी अभी तक नहीं बढ़ पाए हैं, किसी से छिपा नहीं है। स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट सिटी का तमगा कब मिलेगा इसे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होगा क्या ये तो कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी तो स्मार्ट सिटी का अधिकारी कौन होगा, उसको किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाना, इसी घेरे में हम लोग कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। तो जयपुर के एक्सटेंशन, उसके माफ करेगा उसकी बसावट, जिस रूप में एक आम इंसान देखना चाहता है जयपुर को, उसके तो आप कैसे सोच सकते हैं? क्या वास्तव में बाहर की बसावट का कुछ असर पड़ेगा जयपुर के कुछ एनवायरमेंट पे, या कहें कि कुछ भी ऐसी चीज जिसके लिए कह सकते हैं कि हाँ ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो जयपुर और ये जयपुर? देखिए बहुत मुख्य बात यहां पर यह है कि आपने जब जयपुर बसाया था, मतलब आया साहब ने जब जयपुर बसाया था, तो किन लोगों से राय ली थी, मतलब इसके बेस क्या था? ऐसे लोग बेस थे जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे और बहुत ही लिसन्ड लोग थे। लेकिन जब आप टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो आप इंजीनियर से बात करते हैं, आज के आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, और उसके साथ कोई तारतम्य नहीं है। मैं आपको एक बहुत उदाहरण दूंगा शानदार। आप देखिए गोंजाओ से लेकर ईयू तक ट्रेन यात्रा हमने की थी चाइना के अंदर में। वास्तु वहां का जो एनर्जी सिद्धांत है उसको सीखने के लिए कुछ टाइम मैंने वहां गुजारा था। एक घर
आप बिलीव कर सकते हैं गोंजाओ से लेकर ईयू तक एक भी घर साउथ फेसिंग, मतलब सारे घर साउथ फेसिंग थे, किसी और डायरेक्शन में उन घरों के इवन गेट नहीं थे। कितनी अनबिलीवेबल अनमैच्ड बात है। मतलब विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी जो पुरातन व्यवस्था थी उसको बचाते हुए नई व्यवस्था को जन्म दिया, और यहां पुरातन ज्ञान को भुलाते हुए आपने नया भी कोई बेतरतीबी से किया, पुरातन तो भुला ही दिया। तो ये कहना चाहिए कि राजनेता आप एक दूसरे पर आक्षेप लगा लें, और जनता को तो वो पढ़ाया ही नहीं गया, मतलब हमें बताया नहीं गया कि हम इतनी समृद्ध वास्तुकला जानते थे, हम ऐसे निर्माण करना जानते थे जिनके बिना पर एक सुखी और समृद्धशाली नगर इवन जो अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकता है उसकी व्यवस्था हम देने में कामयाब थे। तो अब उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। न सिर्फ स्मार्ट सिटी में, मैं तो यहां भी ये बात कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जो प्राचीन वास्तुकला है उसका भी आपको ख्याल रखते हुए नए की तरफ अगर आप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा समृद्ध। एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा आपसे कि देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5 लाख के जयपुर की आबादी के हिसाब से जयपुर 9 वर्ग मील में बसाया गया था। विस्तार होना बहुत जरूरी था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर क्या इस जयपुर को उस खूबसूरती के साथ मैचिंग करते हुए हम उसको बसा सकते, संभव था? हाँ, बिल्कुल संभव था। हम इस तरह से होता कि हम उसी जो परिकल्पना ली गई थी, क्या होता है कि आपने एक खंड, आप देखेंगे खाली 9 खंड नहीं बनाए गए थे, उन 9 खंडों के भीतर भी खंड थे और वही 9 खंड थे, यानी कि हर खंड के भीतर फिर खंड थे और उसको विभाजित करके अगेन 9 खंडों के अंदर उसको बनाया गया था। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब इसकी द्वितीय यानी कि इसका अगर आगे बसाना होता तो वापस से वही करना था हमें कि उन्हीं 9 खंडों के आधार पर नए सिटी को अगर हम लेके जाते तो हम बहुत बेहतर, बहुत शानदार सिटी, आप केवल यही नहीं, आप देखिए पास का एक टाउन है सीकर, उसके अलावा जोधपुर, ऐसे बहुत सारे आप जो टाउन दिखेंगे जिनके अंदर उन खंडों के आधार पर, यानी रामगढ़, शेखावाटी, आप इस तरफ अगर जाएंगे फतेहपुर, ये ऐसे टाउन थे जिन टाउन के अंदर उन्हीं 9 खंडों पर आधारित, छोटे खंड थे लेकिन उन पे आधारित एक नई उसको कॉपी करने की कोशिश की थी। तो अगर आप नया नहीं खुद कुछ विजन ला सकते तो उसी को कॉपी कर लेते। मतलब आपको लगता है कि जयपुर की बाहर की जो बसावट है उसमें बहुत बड़ी चूक, भूल ये हुई है? बिल्कुल हुई है। और एक चीज आप देखिए, मैं आपको एक बहुत विजन वाली बात बताता हूं कि हम कुंडली के अनुसार से, इसको कुंडली की तरीके से बनाया गया था कि जो 12 घर होते हैं उसके अकॉर्डिंग कहां कौन सा स्थान किसका होता है। भारत में आप छठे स्थान को हम शत्रु स्थान कहते हैं। आप बिलीव करें, भारत का छठा स्थान लगभग कश्मीर और ये जो नीचे का इलाका है यहां से अफगानिस्तान, भारत में कोई आक्रमण उस छठे स्थान के अलावा की जगह से कभी सफल नहीं हो सका। आप बिलीव कर सकते हैं इस बात को? मतलब भारत में जब भी सफल आक्रमण हुए तो केवल वो उतनी सी एक जो जगह थी 700 किलोमीटर का जो एक एरिया था वहीं से ही सफल आक्रमण हो सके। कोई और जगह से कोई सफल आक्रमण भारत के अंदर नहीं हो सका। रीजन ये कि केवल वो एक स्थान था जहां से ये समस्या आपके अंदर आ सकती थी। आज जयपुर के अंदर भी देखें, ज्यादातर जो आप तनाव और ये देखते हैं, ये इस तरफ का जो पश्चिम का जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है इसके अंदर से देखेंगे, यानी आप देखें कि विद्याधर नगर से लेकर के और अजमेर रोड तक के बीच का जो इलाका है, यहीं आपको ज्यादा तनाव आपको दिखाई देगा। मतलब ये वो जगह, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि कैसे किसी चीज के अंदर आप तनाव और चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा। भंडारी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मनीष जी भी कह रहे थे और ऑफ द रिकॉर्ड कई बार ये बात कही जाती है कि देखिए कहना बहुत सहज है लेकिन ये संभव कैसे होता है कि पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ती जा रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बचे, पलायन करके लोग यहां पे आने लग गए। तो ये सब जो चीजें हैं, पर क्या वास्तव में इसमें कहीं आपको ऐसा अभाव नजर आ रहा है या ईमानदारी के साथ में कह सकते हैं कि वास्तव में इस बात को स्वीकार करना चाहिए? मैं अभी सब बात कर रहा हूं आपका। पहले तो मनीष जी की इस बात कर रहा हूं कि जो शहरी मकान बने हुए हैं वहां सेटबैक रहनी है, बिल्कुल गलत है। आज भी आप किसी हवेली में चले जाओ, सब जगह चौक मिलेंगे आपको। वो चौक क्या, सेटबैक ही तो, चौक क्या होता है? जितना चौक आज बंद कर दिया और साफ छोड़ रहे हैं। चौक होते थे, साइड में गली होती थी जिसको गंदी गली कह रहे हैं। अरे गंदी गली तो आपने कर दिया, नगर निगम वालों सफाई करते हैं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो तो पानी बाहर निकालने के लिए थी, जहां से हवा भी आती थी। ये सच्ची बात कह रहा हूँ। नहीं, सेटबैक नहीं है तो नहीं, हर हवेली में चौक नहीं है, मुझे बता दो। हर गली, हर मकान में मुझे एक भी मकान, और सेटबैक क्या होगा?
वही शहर में होता है ना। सेटबैक होना था, ये साइड में छोड़ रहे हैं। सेटबैक कमाल कर रहे हो आप। जो प्लानिंग की थी उस टाइम सेफ्टी के साथ। डिफरेंट यही तो है। अरे आपको समझ नहीं आ रही बात को। आपने कहा सेटबैक नहीं है। अरे सेटबैक कैसे नहीं है चौक में? अरे चौक क्या होता है फिर? लेफ्ट राइट में? अरे बात साइड में गली होती थी हर जगह। अरे आप बात सुन लो, ऐसा है बात, ऐसा सुनो। आपने जयपुर को बर्बाद कर दिया। जो जयपुर का प्लानिंग थी, जो जयपुर की प्लानिंग थी उसी। अरे आप हमको समझाओ सकता, हटाओ मैडम को, प्रेसिडेंट को। तो हमें बता रहे करके आप जयपुर के बारे में बात। अरे वही बता रहा हूँ, सुन लो। आपने आप जो गुमराह मत करो, देखिए गुमराह मत करो। वोकेशनल एरिया होते थे, जैसे कुम्हारों का मोहल्ला आपको वहां मिल जाएगा, रैगरों का मोहल्ला है, टिक्की वाले गली है, इस प्रकार से बनाए गए थे। मतलब जाति के लोग भी रह जाए, प्रेम से रहे, सारा काम धंधा भी करे वहाँ। हाँ सारे दुकानें खुले वहाँ। दुकानें क्या होती दुकानें? अरे दुकानें कट। अरे सुन तो आप, अरे आप सुन लो भाई। अरे मणियार बहुत आपका मतलब आप भाजपा जी। अरे सुन तो लो भैया, सुन लो, सुन लो। नीचे दुकान ऊपर मकान। अरे सुन लो आप। चीज हो रहा है भंडारी साहब, आपने पूछा बात मनीष ने नहीं, मैं आपकी बात का आपने कहा ना क्या होना चाहिए था। दो बातें, मास्टर प्लान। देखिए मैं बताऊं, मास्टर प्लान इन्होंने बनाया, सत्यानाश इन्होंने किया। अगर मास्टर प्लान को आज ही पूरा फॉलो कर लें तो जयपुर ढंग से रखते हैं। दूसरी बात, अरे सुन तो आप सुन। अरे मनीष जी आपकी पोल खुलती है, क्या बात है? आपकी वसूली ने बर्बाद कर दिया। अलग अलग बनेंगे ना बनाने वाले ही कौन है? सुन तो लो, जो सही तरीके से अरे आप सुन तो लो बात तो भाई। वर्ड से चलिए आप बताइए भंडारी साहब, दो बात तो एक मिनट में आप बताइए। एक मिनट में मेरी बात खत्म करता हूँ। ये मनीष जी, अरे वो चाहिए नहीं मनीष भंडारी साहब। एक भंडारी साहब ने बात, मैं एक बार भंडारी साहब, मैं ये कह रहा था भंडारी साहब की बात, एक बार भंडारी साहब को बात पूरी कर लेनी। हाँ बोले भंडारी साहब बोलिए। प्रॉपर तरीका क्या होता जो ना कांग्रेस सोचा बीजेपी सोचा। एक्चुअली क्या, इनको सैटेलाइट टाउन बनाना चाहिए। जैसे आप दौसा में या बस्ती में आप बनाए थे और वहां से मेट्रो ट्रेन आती तो आपके लोग वहां से आते नहीं। आज होता क्या, हर आदमी जयपुर में बसाया जाता है, क्यों? जयपुर में काम चाहिए उसको। तो इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट टाउन नहीं बनाया। अगर दूर दूर बनाए थे तो समस्या नहीं आती। और जयपुर का जो मास्टर, अरे सुन तो लो यार, आप सुनते नहीं हो मनीष जी, आप सुनते हो ना, सुन लो आप भैया। ग्रीन जोन, ग्रीन छोड़ो, कौन मना कर रहा है? ग्रीन तो ऑलरेडी आई है। अरे ग्रीन तो आपकी आई है, इसमें आपने, अरे आपकी वसूलियां बर्बाद कर दिया, पूरा वसूलियां पूरा बर्बाद कर दिया। ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, वसुंधरा जी पूरा बर्बाद कर दिया। देखिए जी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। वसुंधरा जी का इश्यू नहीं है, यह हम देखिए जयपुर की चिंता कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि वास्तव में एक, मैं वही कह रहा हूँ हो रही है। मैं बताइए, मैं दो बातें कर रहा हूँ। अरे सुन तो लो भैया। हाँ बोले जो आपकी जयपुर में पहाड़ियां उनको डिस्टर्ब नहीं होती पड़ती, जैसे इकोनॉमिक जोन आप जो खत्म कर रहे हो, अब खत्म होने जरूरत कहां पड़ती है आपकी? आप लोग खत्म कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? और कैसे कर रहे हैं? वहां बच्चे कैसे बनाइए? सोसाइटी को एवरेज किया है सरकारी जगह। एक बार मत बोलिए। मैं एक निवेदन कर रहा हूं साहब आपसे, भंडारी साहब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। व्यक्तिगत उसमें इश्यू नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में कहां हमारी चूक हुई है ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो और कम से कम एक अच्छा जयपुर आगे तो बच सके। मैं यही कर रहा हूं, हम वो बात नहीं, चूक नहीं है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे कि देखिए मनीष जी, योगेंद्र जी, चूक नहीं है। हाँ डिसऑनेस्ट है, बेईमानी है। हमने जयपुर को बर्बाद करने की कोशिश करी है। अगर जयपुर को प्रॉपर तरीके से ग्रीन बेल्ट रखते हुए बनाते, और आज भी मैं कह रहा हूं अतिक्रमण हटाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज शहर का हल क्या करते हैं उन्होंने, जगह जगह गली में बिल्डिंग बनाई। कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जिम्मेदारी है उसके अंदर। बार बार कह रहे हैं मनीष जी, किसने बनाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है? मैं रोक रहता है कौन लोग? आप रोका क्या आपने? तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप, अरे आप जो आपकी बात का जवाब दिलवाना चाहूंगी। चारों जी एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज जो मोहल्ले जिस तरह से जाने जाते हैं कि मणिहारों का रास्ता, ये हल्दियों का रास्ता, देखिए उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वक्त, उस जमाने को आप सोचिए कि रोजगार की दृष्टि से भी सोचते थे। एक वो जो एमएसएमई जो आज हम कहते हैं, या लघु कुटीर उद्योग, राइट, बिल्कुल वो एक सोच के साथ में थे। ऐसा नहीं है कि एक मसाले वालों की गली है कि मणिहारों का रास्ता है, कि पर्टिकुलर के किसी को कोई सामान ऐसे खरीदना है तो सब फला जगह मिलेगा। आज हम केवल जयपुर को बेतरतीब से तरीके से नहीं बसाया, हमने उन जो ये कहेंगे रोजगार के जो साधन थे, संसाधन थे, उनको भी हमने बेतरतीब कर दिया। अर्चना जी ने बड़ी मतलब अभी बात कही थी कि वो एक रास्ते जो थे, मनीष जी आपने कहा कि नीचे दुकान ऊपर मकान, बहुत सही हूं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। उससे बसावट बेतरतीब नहीं होती। हमने उन छोटे कुटीर उद्योगों की जगह बड़े शोरूम खोल दिए। बेतरतीब तो हम वहां से हुए हैं। इसके लिए हमें लोगों को विचार करना चाहिए और सीधी वहां पे, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि देखिए
वहीं से बेतरतीब बसावट के पीछे कहीं न कहीं करप्शन की बू आती है। लोगों ने जेब भरी, जयपुर की परवाह नहीं की। चारू जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में उस चीज को रोका जा सकता था अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती? देखिए, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है और अभी भी रुक सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो जो हमारी जड़ों में जो इतना जम गया है, उसके कारण ये बहुत ही असंभव सा आज की तारीख में नजर आता है। लेकिन जयपुर वासियों के मन में अपने जयपुर के लिए बहुत प्यार है। चाहे सरकार की द्वारा जो है जयपुर का समारोह का कोई भी इस तरह का विशेष कार्यक्रम ना आयोजन किया गया हो, लेकिन जयपुर वासियों की संस्था ढूंढाड़ परिषद के द्वारा आज सवाई जयसिंह की जयंती के ऊपर उनकी मूर्ति का माल्यार्पण किया गया और जयपुर का हैप्पी बर्थडे मनाया गया। तो जयपुर वासियों के मन में जयपुर के लिए कितना प्यार है, कितनी श्रद्धा है और वो अपनी इस मातृभूमि के लिए कितनी श्रद्धा रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जयपुर जो पिंक सिटी पूरे विश्व में जाना जाता है, उसके लिए हम सबको सोचना होगा, अभी से सोचना होगा, नहीं तो वक्त निकल जाएगा। मैं ऐसा मानती हूँ योगेंद्र जी। जी अर्चना जी, मैं समय कम है, आप दोनों से मैं एक बात कंक्लूड आप लोगों से ही करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अभी भी समय है कि हमें इस बेतरतीब बसावट को बसाने से रोकना चाहिए? बिल्कुल, देखिए योगेंद्र जी, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इसीलिए आई है और पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उससे मैं भी सहमत हूँ कि अगर आप विदेशों में जाकर देखें, हर शहर में अपना एक वॉल्ड सिटी होता है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में उसे कंजर्व करते हैं। ऑस्ट्रिया चले जाइए, अभी मनीष जी कह रहे थे क्या करें, वन वे कर सकते हैं, नो एंट्री कर सकते हैं, अरे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दीजिए, वहां पर जो लोकल रेजिडेंट्स है उनकी गाड़ी जाए, बाकी कोई ना जाए। अब जो मेट्रो लाने का भी प्रस्ताव था, उसका भी यही कारण था, कम से कम वहाँ पॉल्यूशन हो। आज ताजमहल को बचाने के लिए बात की जा रही है कि वहां पर जो पॉल्यूशन होता है व्हीकल से, उसके एमिशन को रोका जाए। तो एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि जयपुर को यदि आज प्रिजर्व करना है, विशेषकर उसके परकोटे, क्योंकि अन्यत्र जो विस्तार हो अनियोजित है, उसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। सैटेलाइट टाउन्स बनाए जाने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये भाई हमारे तो ये जयपुर के पास है, यहीं बसना है। ऐसा करके हमने सब कुछ बर्बाद किया है। लेकिन वॉल सिटी का कंजर्वेशन करना है तो कम से कम आयातित जो बना रहे हैं उन्हें यहाँ मत लाइए। स्मार्ट सिटी हमारे लिए नहीं बनाइए। ये यूरोप की सोच है, जहां पर कभी स्मार्ट सिटी, कभी कुछ और नारा दिया जाए। स्मार्ट सिटी की जगह हमें ये कहना चाहिए कि परकोटा संरक्षित हो, उसके लिए हमारी क्या इच्छा शक्ति है। एक कैंपेन चलाया जाए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वहां के लोगों की वहां से उसके व्यूज लिए जाए। आपको आज मैं बता दूं कि आप दोनों से एक छोटा सा सवाल हो रहा है। देखिए, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि एक आम नागरिक के नाते आप लोगों के भी जहन में गूंज रहा होगा वो सवाल। ऐसा क्या हुआ कि हम विदेशों की पगडंडी को पकड़ करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया? हमने जिस जयपुर को देखने के लिए दुनिया के मुल्क के लोग आते थे कि जयपुर कभी कैसा बसता था, कि उनकी कुछ चीजों को लाकर के हमारे नए शहर में बसाएं, हम उन लोगों को जो पहले से बेतरतीब तरीके से बसावट है, हम उसको आदर्श मान करके बैठे हुए हैं। हम वो क्यों पकड़ करके चल रहे हैं? नहीं योगेंद्र जी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हम किसी भी देश में चले जाएं, एशिया के अगर छोटे से देश में भी चले जाएं, 2-4 देशों को छोड़े, इवन बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ ना विकास कर रहा है। हम लोग वहां जाते हैं सीखने के लिए, हम वहां सीख के क्या आकर के कितना इम्प्लीमेंट, मैं आपसे यही कह रहा हूं, बड़ी बात है। मैं देखिए आपसे यही कह रहा हूं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, अगर अच्छी चीज आपको लगता है कि बिल्कुल वहां की सड़कें बड़ी हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ में बच सकती, तो टेक्नोलॉजी हमारे 290 साल पहले भी थी। बड़ी सड़कें, आदमी को जाने के लिए जिसको हम फुटपाथ का देते हैं, तो कवर्ड फुटपाथ बनाए थे जिसको हम बरामदे कहते हैं, हम वो उस रूप में जा सकते थे। जैसे अभी उन्होंने कहा कि चाइना के अंदर आज भी एक फेस में चंडीगढ़ को देखिए बसाया, थोड़ा सा इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। वहां पे आज भी अगर किसी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, अगर वहां गाय भैंस कुछ पकड़ी जाती है तो उठाकर उसको अंदर कर देते हैं, ले जाते हैं। हमारे क्या हो गए जयपुर के अंदर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसमें तो विशेष रूप से आपको जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का अभाव है। किसी की गाय जाकर के वहां सिफारिश करते हैं छोड़ने के लिए। बनर साहब देखिए, रानी का तो शासन अभी 5 साल और 4 साल 9 साल है। ये बात तो वसुंधरा राजे अकेले से जुड़ी नहीं है, कोई ये नहीं है कि 9 साल में फैल गया। हाँ, बहुत सारे लोगों का है। देखिए गाय पकड़ने की वजह आते हैं, जुर्माना आएगा न्यायालय के निर्देश पर, तब वही इच्छा शक्ति थी जिसने पूरे परकोटे के बरामदों को खाली करवाया। लेकिन शहने फिर उस पर कब्जे होने लगे। तो ये कैसे फॉलो अप हो, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर उसको नहीं कर सकते तो भाई जनता को भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका सिलेक्शन स्थानीय स्तर पर होता है, उनका भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए। अर्चना जी देखिए, टीम लीडर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर किसी भी पार्षद की, विधायक की नीयत साफ है, वहां के सांसद की नीयत साफ है, वहां के मिनिस्टर की नीयत साफ है, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति गलत काम लेकर के नहीं आ सकता और किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती है। बहुत से उदाहरण प्रस्तुत हुए जहां एक सरपंच ने अपने गांव का स्वरूप बदल दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण है। बिल्कुल,
तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। और आखिरी सवाल मनीष जी आपसे, बहुत समय मैं आखिरी सवाल जी, मैं खुद राजनीति में, लेकिन एक बात मैं आज आपको कहूंगी कि शायद लोगों ने इसको प्रथम स्टेप मान करके और राजनीति के प्रवेश द्वार के रूप में लिया, इसे कभी भी अपने कमिटमेंट, अपनी जो कहना चाहिए वही काम जो आखिरी सवाल मनीष जी आपसे, मैं तो एक इतना जानना चाहूंगा कि 290 साल पूरे जयपुर कर चुका है, किसी तरह की कोई पीड़ा है? क्योंकि आप तो उस वॉल सिटी से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि एक ये कहेंगे कुछ एक ऐसे अनूठे वॉल सिटी और शहर से निकल करके आप आते हैं कि जिसको मुझे लगता है कि वहां जो लोग बस जाते हैं उनकी बाहर निकल के भी इच्छा नहीं होती। कोई पीड़ा है आपकी कुछ जयपुर को आज की चीज को लेकर के? ये बिल्कुल इसमें बात है ही है कि जब विस्तार होता है तो की बात करेंगे, जो बाहर के लोग आएंगे अगर और लोग यहाँ पे वो सब उतनी मोहब्बत से नहीं रहेंगे, उतने सरोकार से नहीं रहेंगे, मैं छोटा सा बात करेंगे। लेकिन आप जैसे मामले की बात कर रहे हैं, आप भी सूझ खोल करके ही और मैंने आपको कहा कि गोविंद की नगरी अगर है, तारकेश्वर जी की नगरी अगर है, चांदपुर हनुमान जी अगर इसके रक्षक हैं, सांगानेर के हनुमान जी रक्षक हैं, सांगानेर के सांगा बाबा हैं, झारखंड के महादेव हैं, नरसिंह जो है उनकी बात है कि बाबा वहां पर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस बात है, लेकिन जो बाहर के लोग अगर आएंगे और आप इसकी को बढ़ाएंगे, होनी चाहिए निश्चित तौर पर ट्रैफिक और पार्किंग की जो बात है वो मास्टर प्लान मास्टर प्लान का रोना रो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जयपुर को समझ नहीं पा रहे। अरे नहीं है, और स्टेट की और शहरों की कॉलोनीज बसी हुई है, उन कॉलोनीज की बसावट अलग प्रकार की है, और जो हेरिटेज सिटी है पुरानी जो रटवा अलग प्रकार की है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की बात नहीं है। यही कारण है, ईमानदारी से अपना काम करना पड़ेगा। मनीष जी मैं माफी चाहूंगा। खैर चलिए, मुझे लग रहा था कि हम जो लोग जितने भी बैठे, मैंने कहा ना ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ज्यादा पीड़ा तो यही है। आप कौन सी पीड़ा बताना बात मैं कह रहा हूँ, पीड़ा नहीं है, मेरी बिल्कुल पीड़ा है कि वास्तव में आज अगर मेरे पिताजी सोचें कि बड़े चौक का मकान था, मेरे बाहर 2 गोखे थे, आने वाले के लिए एक बैठक की जगह पौली हुआ करती थी, उसमें बैठते थे, और मैंने उसको पूरी को डिस्ट्रॉय करके मेरे अंदाज से मैंने उसको बसा दिया, तो वो बहुत खुश नहीं हुए। मैं तो कह रहा हूँ वही पीड़ा तो निकल लिए, तो वो जो डिस्ट्रॉय करने वाले थे दूसरी बात वो तो वहां से निकल के मोहल्ले से लॉजिक दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि स्टेट कैपिटल है, उनकी पीड़ा है। जी जवाब नहीं देंगे, ये स्टेट तीन बहुत सारे भाजपा कल्चर है, क्या देना ही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया कि देखिए, जैसा घर में आप देखेंगे कि मकान में मेरे घर के बाहर अगर शू रैक रखी हुई हैं, बच्चों के जूते चप्पल तरीके से रखे हुए हैं, तो आप भी घर में घुसने से पहले अपने जूते खोलोगे, और अगर वास्तव में वहां पे अंदर तक जा रहे हैं तो आप भी लेकर के आएंगे। हम बाहर के लोगों का दोस्त नहीं ना, दोस्त ये तो नहीं मेरी कहना बसावट बार इसी तरह तो जयपुर को सबका है, जो कोई मैं माफी चाहूंगा परकोटे की बात करता है। हम चिंता इसी बात की है कि 290 साल जयपुर पूरा कर चुका है, जिस मायने में जयपुर को बसाया गया था, हम तो यही कहना चाहेंगे इस विरासत को हम नहीं संभाल पा रहे हैं। विस्तार जरूरी था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, विकास बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन विकास की डेफिनेशन में ये कहीं लिखा कि बेतरतीब तरीके को ही हम विकास की परिभाषा में संबोधित करेंगे। ये कहीं ना कहीं जो झलकता है हमारी इच्छा शक्ति की कमी रही है, जिसकी वजह से कंक्रीट का जंगल और कहीं फेफड़े जयपुर के नजर नहीं आते हैं, आधुनिक जयपुर जिसको हम नाम देते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दो, हमारे साथ हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, कोई नहीं बता सकता है कि आधुनिक जयपुर, एक्सटेंशन जयपुर में कोई ऐसी चीज है जिसको हम गौरवान्वित होकर के महसूस करें कि आधुनिक जयपुर की तस्वीर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।